वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है मैसेंजर। सच में यार बहुत ही अजीब की कॉन्सेप्ट की मूवी है ये। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही शक्ति नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। फिलहाल ये शक्ति दीप्ति नाम की एक लड़की का स्टेटस देखते रहता है। इससे ये बात पता चलती है कि दीप्ति की शादी हो चुकी है। शक्ति और दीप्ति रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया, दीप्ति शक्ति से ब्रेकअप करके अब उसकी शादी हो चुकी है। दीप्ति ने अपने शादी के फोटोज वगैरह एफबी में पोस्ट कर चुकी होती है। वही सारे फोटोग्राफ्स देखकर शक्ति बहुत फील होते रहता है। दीप्ति इसकी लाइफ से जाने के बाद ये बहुत ही डिप्रेशन में चला गया। ढंग से ऑफिस को भी नहीं जा रहा होता है, हमेशा अपने आप को कमरे में लॉक करके बैठता। शक्ति दीप्ति के फोटोज देखते हुए कहने लगता है कि मुझे पता है सारे जख्मों का मरहम वक्त है, लेकिन इतने सारे वक्त को बिना दीप्ति के मैं कैसे बिताऊं, मुझसे नहीं हो पा रहा। अपना लैपटॉप ओपन करके अपनी माँ के लिए सुसाइड लेटर लिखने लगता है कि सॉरी माँ, जिस तरह से पापा आपको छोड़कर इस दुनिया से चल बसे, अब मैं भी इस दुनिया से जाने वाला हूँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं ये गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसका एक ही सोल्यूशन है और वो है मेरी मौत। इस तरह से अपने आप को फांसी लगाने लगता है। उसी वक्त शक्ति के फोन को फेसबुक मैसेंजर के जरिए से काफी सारे मैसेजेस आने लगते हैं। शक्ति काफी सारी बार इन मैसेजेस को इग्नोर करने की कोशिश करते रहता है, क्योंकि इसका फोकस तो मरने पर होता है, लेकिन इसके फोन को लगातार मैसेजेस आते ही रहते हैं। फाइनली जब शक्ति अपना फोन लेकर देखता है तो आनंदी नाम की एक लड़की इसको मैसेज कर रही होती है, कहने लगती है कि प्लीज आप आत्महत्या मत करिए। शक्ति तो शॉक में रह जाता है कि इसको कैसे पता चला कि मैं आत्महत्या करने वाला हूँ, क्या मेरा फोन या लैपटॉप हैक हो चुका है। वो आनंदी मैसेज करने लगती है कि आपका फोन या लैपटॉप हैक नहीं हुआ, मैं आपके पास ही हूँ, बगल में ही हूँ। शक्ति कहने लगता है कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, पहले ये बताओ तुम कौन हो। वो आनंदी कहने लगती है कि मेरा नाम आनंदी है, 2 महीनों पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। शक्ति पूछने लगता है कि दोबारा मजाक करने लगी तुम, प्लीज मेरे साथ ये प्रैंक वैक मत करो, कौन हो तुम पहले ये बताओ। आनंदी लिखती है कि मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रही, मैं सच बता रही हूँ, चाहो तो आप मेरे गांव पर जाकर इंक्वायरी कर सकते हो। इस तरह से अपना घर का फुल एड्रेस देने लगती है। उसके बाद दूसरे दिन शक्ति अपने पापा के फ्रेंड प्रभाकरण नाम के एक पुलिस वाले के पास आता है। प्रभाकरण को ऑलरेडी शक्ति के बारे में कुछ बातें पता होती है कि दीप्ति से प्यार कर रहा था, दीप्ति ने इसको छोड़ दिया। उसके बाद शक्ति ने थोड़ा बहुत आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, लेकिन इसकी मां ने इसको बचा लिया। सो शक्ति दोबारा कहने लगता है सर अभी भी मैं मरने वाला था, लेकिन एक मैसेज ने मुझे रोक दिया। इस तरह से उस आनंदी के बारे में जो है वो सारी बात प्रभाकरण को बताने लगता है। यह शक्ति की बातें सुनने के बाद प्रभाकरण तो शॉक में रह जाता है। सोचने लगता है कि लगता है ब्रेकअप की वजह से इसका दिमाग ही सटक चुका है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। मरी हुई लड़की भला कैसे मैसेज कर सकती है। शक्ति कहने लगता है कि सर इस मामले में मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे यही जानना है क्या सच में आनंदी मर चुकी है, अगर मर गई तो फिर क्या उसका भूत, उसकी आत्मा मुझसे चैटिंग कर रही है, या तो फिर कोई मेरा फोन हैक करके मेरे से प्रैंक कर रहा है। पहले तो वो प्रभाकरण उस गांव के पुलिस स्टेशन को कॉल करके इसी आनंदी के बारे में पूछने लगता है। पता चलता है कि 2 महीनों पहले आनंदी नाम की एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ। बाद में शक्ति प्रभाकरण को उस आनंदी के मैसेजेस दिखाने लगता है। प्रभाकरण कहने लगता है कि अब तुम मेरे सामने उस लड़की को मैसेज करो। शक्ति कहने लगता है कि सर वो आनंदी सिर्फ 12 बजे ही मैसेज करती है, मतलब दिन के 12 बजे, रात के 12 बजे। अब 12 बजने दीजिए, वही मैसेज करेगी मुझे। उसी वक्त 12 बजने पर आनंदी शक्ति के फोन को मैसेज करने लगती है। प्रभाकरण से बात करने लगती है कि हाय सर मेरा नाम आनंदी है, शक्ति जो कह रहा है वो सच है, चाहो तो आप मेरे गांव पर जाकर इंक्वायरी कर सकते हो, मुझे तो बस शक्ति की खुशी चाहिए। तो बाद में शक्ति और वो प्रभाकरण आनंदी के गांव पर जाने लगते हैं, उसके घर का एड्रेस पता करके। एक घर का दरवाजा खटखटाने पर आनंदी का फादर घर से बाहर आता है। फिर तो ये प्रभाकरण आनंदी की फोटो दिखाकर पूछने लगता है क्या ये आपकी बेटी है, क्या आपकी बेटी घर पर है। आनंदी का फादर कहने लगता है हाँ सर ये मेरी बेटी है, लेकिन 2 महीने पहले ही मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। प्रभाकरण कहने लगता है कि आनंदी के फोन से इस शक्ति को बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। तभी आनंदी की मार होते हुए कहने लगती है अरे सर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, आनंदी को उसका फोन बहुत ही प्यार था, जब आनंदी मर गई थी उसी के साथ उसका फोन भी हमने दफन कर दिया। प्रभाकरण कहने लगता है कि जिसका मतलब आनंदी का फोन कब्र में ही है ना, चलो खुदाई करके उस फोन को निकालते हैं। ये सुनने के बाद पहले आनंदी का फादर मना करने लगता है, नहीं सर आनंदी को उसका फोन बहुत प्यार है, लेकिन प्रभाकरण समझाने लगता है अरे बस मुझे थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए। सो आनंदी का फादर भी मान जाता है। बाद में आनंदी का फादर शक्ति और प्रभाकरण को लेकर
कब्रिस्तान पर जाने लगता है। यहाँ पर आने के बाद भी आनंदी शक्ति को मैसेज करने लगती है कि शक्ति, मैं तुम्हारे बगल में ही हूँ। थोड़ी देर के बाद खबर खोदने के लिए आनंदी का फादर एक बंदे को यहाँ पर बुलाता है। एक्चुअली इस बंदे की बेटी का नाम होता है कयल। कयल और आनंदी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। प्रभाकरण इस बंदे से पूछने लगता है क्या आनंदी का फोन उसके साथ ही दफन कर दिया था। तो पुलिस को देखकर ये बंदा डरते हुए कहने लगता है कि सर, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, मैंने आनंदी के फोन को अपनी बेटी को दे दिया सर। बाद में वो बंदा शक्ति और प्रभाकरण को अपने घर के पास ले जाता है। फिलहाल इसकी बेटी कयल अपने घर में मौजूद नहीं होती, दूसरी जगह पर होती है। उसके बारे में जानकर दोबारा कयल के पास ले जाता है इन दोनों को। कयल शक्ति को देखकर ही पहचान लेती है। अरे, तुम्हारा नाम शक्ति है ना, तुम आनंदी के फेसबुक फ्रेंड हो ना। यह सुनने के बाद शक्ति भी शॉक में रह जाता है। हाँ, लेकिन ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता। तो कयल शक्ति को जो हुआ वो बताने लगती है। सो सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन आनंदी का फादर आनंदी के लिए एक फोन गिफ्ट पर देने लगता है। आनंदी इस स्मार्टफोन को देखकर बहुत खुश होने लगती है। एक्चुअली आनंदी ने कुछ दिनों पहले अपने पापा से फोन मांगा था कि पढ़ाई के लिए इसको एक स्मार्टफोन चाहिए, लेकिन आज इसके पापा ने इसकी विश पूरी कर दी। इस गांव में बहुत ही कम लोगों के पास ऐसा स्मार्टफोन होता है। आनंदी की फ्रेंड कायल भी इस फोन को देखकर बहुत खुश होने लगती है। काफी सारे सेल्फीज लेने लगते हैं ये दोनों। उसके बाद आनंदी और कयल किसी बस स्टॉप पर होते हैं तो कयल का एक जान पहचान वाला बंदा इन दोनों के पास आकर आनंदी के हाथ में स्मार्टफोन देखकर उसको अच्छे से चेक करने लगता है। यह बंदा कयल को बहुत लाइक करते रहता है। आनंदी का फोन देखकर कहने लगता है, अरे इसमें तो ज्यादा सोशल मीडिया एप्लीकेशन ही नहीं है, रुको मैं इंस्टॉल करके देता हूँ, तुम दोनों अच्छे से रील बनाओ। इस तरह से वो बंदा आनंदी को फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी बनाकर देता है और इसी तरह से रील्स कैसे बनाते हैं वो भी दिखाने लगता है। हर एक रील यही शूट करते रहता है आनंदी के फोन से। एक दिन जब आनंदी उस लड़की के साथ डांस वांस कर रही होती है तो गांव की एक बूढ़ी औरत इस चीज को देखकर आनंदी के फादर के पास जाकर यही बात कहने लगती है कि तुम्हारी बेटी तो एक लड़की के साथ डांस कर रही है, अभी से उसको कंट्रोल में रखो। सारे गांव वाले उसी को देख रहे हैं। लेकिन आनंदी का फादर इस बुढ़िया की बातों को इतना सीरियसली नहीं लेता। मुझे क्या करना है मुझे पता है, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन फिर भी एक बेटी का बाप है, समाज की फिक्र तो होती ही है कि लोग क्या सोचेंगे इसकी बेटी के बारे में। उसी रात वो लड़का आनंदी को अपनी बाइक में उसके घर के पास ड्रॉप करता है। लेकिन ये बात आनंदी की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सुबह होने के बाद आनंदी की माँ आनंदी के फादर को इसी के बारे में बताने लगती है कि आप अपनी बेटी को थोड़ा डांटिए वरना वो हमारे हाथ से निकलती चली जाएगी। अरे गांव में हमारी कुछ इज्जत है, उस लड़की के साथ घूमेगी फिरेगी तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कल को आपकी बेटी उसी लड़की के साथ भाग गई तो। एक्चुअली आनंदी का फादर आनंदी से बहुत प्यार करते रहता है। बचपन से लेते हुए आज तक इसको कभी डांटा नहीं। आनंदी का फादर आनंदी को बुलाकर बहुत ही प्यार से समझाने लगता है, अरे आनंदी, अगर तुम बोर होती हो तो घर में बैठकर टीवी देखो या तो फिर अपनी फ्रेंड कयल को अपने घर पर ही बुला लो, ऐसे बाहर मत फिरा करो बेटा। आनंदी कहने लगती है, अरे पापा, उस लड़के को फोन के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए कुछ भी डाउट हो मैं उस बंदे से पूछती हूँ, बस कैजुअल तरीके से बात करती हूँ मैं उससे, और कुछ नहीं। यह सुनने के बाद आनंदी की माँ आनंदी को बहुत डांटने लगती है। उसके बाद आनंदी काफी दिनों तक गुमसुम रहने लगी और ना ही रील्स बनाने लगी। इसी दरमियान में एक दिन आनंदी फेसबुक में अपना अकाउंट प्रोफाइल ओपन करती है। प्रोफाइल बनाने के बाद ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाने के लिए आनंदी कुछ प्रोफाइल को स्वाइप करती रहती है। सो इसी दरमियान में इसके सामने शक्ति का प्रोफाइल आने पर इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगती है। शक्ति भी इसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसी तरह से आनंदी को शक्ति के पोस्ट बहुत ही इम्प्रेसिव लगने की वजह से हर एक पोस्ट को लाइक करती रहती है। कभी भी आनंदी शक्ति से चैट नहीं किया, लेकिन हमेशा इसके प्रोफाइल को ताड़ती रहती। एक दिन आनंदी ऐसे ही शक्ति के प्रोफाइल को देख रही होती है तो इसकी फ्रेंड कयल आनंदी के पास आकर इसके बारे में पूछने लगती है। आनंदी कहने लगती है कि ये मेरा एफबी फ्रेंड है। यह सुनने के बाद कयल हल्के से टांग खींचने लगती है, हो यही वजह है जो तुम आजकल मुझसे खेल नहीं रही, मुझसे बात नहीं कर रही। आनंदी से कहने लगती है, अरे तुमने तो सिर्फ लाइक ही किया, अरे उसके पोस्ट पर कमेंट भी तो करो। इस तरह से पहले ये खुद लाइक कमेंट करने लगती है, बाद में धीरे धीरे आनंदी भी शक्ति के पोस्ट पर कमेंट्स करने लगती है। आनंदी जिस भी पोस्ट पर कमेंट करती शक्ति के साइड से कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं होता, लेकिन फिर भी शक्ति से वन साइड प्यार करती रहती है। एक दिन आनंदी शक्ति की एक पोस्ट को देखकर शॉक में जाती है। उस पोस्ट में शक्ति दीप्ति के साथ होता है। आनंदी बहुत मायूस होने लगती है कि शक्ति सिंगल नहीं है, उसकी लाइफ में उसकी जीएफ है। सुबह सवेरे जब गांव की लड़कियां हगने जाती है तो उस टाइम आनंदी कयल को उसी के बारे में बताने लगती है। कयल समझाने लगती है, अरे इसे देखकर तुम फील होने लगी, वो बंदा तुमको नहीं जानता और तुमने कभी उस बंदे को प्रपोज नहीं किया, और तुम क्यों फील होने लगी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल तुम घर जाओ, मुझे कहीं और जाना है। इसी चीज को सोचते हुए आनंदी काफी दिनों तक मायूस भी रहने लगती है। अब दूसरी तरफ शक्ति और दीप्ति को दिखाया जाता है
इन दोनों की लव जर्नी अच्छी खासी गुजरती रहती है। एक दिन आनंदी के गांव में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल चलने लगता है। आनंदी उस फेस्टिवल पर आकर वहां के भगवान से मन्नत मांगने लगती है कि शक्ति इसके प्यार को एक्सेप्ट कर ले भगवान। आनंदी को एक और बात भी पता चलती है कि शक्ति और दीप्ति का ब्रेकअप हो चुका है। तो ये सुनने के बाद कयल आनंदी से कहने लगती है, अरे यार यही तो अच्छा मौका है, तुम उससे धीरे धीरे फ्रेंडशिप करो, बाद में प्रपोज कर देना। लेकिन आनंदी शक्ति को मैसेज करने के लिए घबराने लगती है। आनंदी और कायल ग्रेजुएशन कंप्लीट करके सिविल्स की प्रिपरेशन करते रहते हैं। सो ये दोनों कोचिंग सेंटर से बाहर आते वक्त कायल आनंदी से दोबारा यही बात कहने लगती है, अरे तुम एक बार उसको मैसेज तो करके देखो, और वैसे भी कौन लड़का तुमको रिजेक्ट करेगा, उसका ब्रेकअप हुआ ना, तो थोड़ा मोटिवेशन की बातें करो। तो आनंदी उसी तरह से शक्ति को मैसेंजर में मैसेज करने लगती है, मतलब थोड़ा मोटिवेशन देने लगती है। इस तरफ शक्ति ऑलरेडी बहुत ही डिप्रेशन में होता है। जब आनंदी शक्ति को मैसेज करती है उसी वक्त शक्ति की माँ भी शक्ति को डांटती रहती है कि हमेशा कमरे में बंद पड़े होते हो, अरे थोड़ा बाहर निकलो। इस तरफ आनंदी शक्ति को मैसेज करके उसका रिप्लाई का इंतजार करती रहती है। ऐसी ही सोच में सड़क के पास गुजरने लगती है। उसी वक्त एक लॉरी वहाँ से गुजरते हुए आनंदी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसका फोन कहीं दूर जाकर गिरता है। उसी वक्त शक्ति भी इसको मैसेज करने लगता है कि थैंक यू, आपके कंसर्न के लिए हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं। जब आनंदी को हॉस्पिटल पर ले जाते हैं तो पता चलता है कि आनंदी कोमा में जा चुकी है और उसी तरह से इसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं। ट्रीटमेंट के दौरान ही आनंदी की मौत हो गई थी। इस तरह से जो हुआ वो सारी बात कायल शक्ति को बताती रहती है। शक्ति कायल को आनंदी के मैसेजेस दिखाने लगता है कि आनंदी मुझसे चैट कर रही है। कायल कहने लगती है कि आनंदी तुमसे बहुत प्यार किया करती थी, शायद उसी अफेक्शन की वजह से वो इस दुनिया से अभी तक नहीं गई, तुमसे अटैच है, ये जरूर आनंदी की आत्मा ही होगी। चलिए हम ये बात उसके माँ बाप को बताते हैं, वो बहुत खुश होंगे। इस तरह से ये सारे लोग आनंदी के घर पर जाकर ठीक 12 बजे शक्ति आनंदी को मैसेज करने लगता है। उसी वक्त उस घर के लाइट से फ्लिकरिंग होने के बाद आनंदी शक्ति को मैसेज करने लगती है कि मैं जानती हूँ शक्ति, तुम मेरे घर पर हो, मेरे पेरेंट्स से कहो कि मेरी फिक्र ना करे। इस तरह से और भी काफी सारी बातें करने लगती है। प्रकाशन अपने किसी बंदे को फोन करके शक्ति को जो मैसेजेस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं पता करने के लिए कहता है। वो बंदा प्रकाशन से कहने लगता है कि सर ढंग से बताया नहीं जा सकता, अलग अलग IP एड्रेस बता रहा है यहाँ पर। शक्ति वापस चेन्नई आकर आनंदी से रेगुलरली चैट करते रहता है और इस बार आनंदी सिर्फ 12 बजे नहीं बल्कि जब जी चाहा तब शक्ति से बातचीत करती रहती है। अब ये मिरेकल कैसे हुआ मुझे मत पूछना, सोशल मीडिया भूतों के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। आनंदी कहने लगती है कि अगर शक्ति सच में मैं तुम्हारे पास होती तो मैं बहुत ही लकी फील होने लगती, तुमसे ही शादी करती। शक्ति कहने लगता है, अरे अब क्या हुआ आनंदी, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। आनंदी पूछने लगती है, अरे चुप करो शक्ति, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम किसी अच्छी लड़की को देखकर शादी कर लो, और वैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ ही। शक्ति कहने लगता है कि प्यार किसी और के साथ, शादी किसी और के साथ, ये मैं नहीं कर सकता आनंदी, भला तुम चाट ही करती हो लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूंगा। लेकिन आनंदी इसका कुछ भी जवाब नहीं देती, यही कहने लगती है कि शक्ति मुझे तुम्हारी लाइफ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद काफी देर तक आनंदी शक्ति से चाट ही नहीं करती। शक्ति आनंदी से कहने लगता है कि तुम तो इस दुनिया से जा चुकी हो, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मौत ही अब हम दोनों को मिला सकती है आनंदी। इस तरह से ये बेवड़ा दोबारा आत्महत्या करने की कोशिश करने लगता है। तभी आनंदी शक्ति को मैसेज करने लगती है कि रुक जाओ शक्ति, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, चलो हम दोनों के बीच एक डील करते हैं, 6 महीनों तक हम दोनों चैट करते हैं, अगर तभी भी तुमको सही लगेगा तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। उसके बाद शक्ति और आनंदी धीरे धीरे एक दूसरे से चाट फाट करते रहते हैं। शक्ति आनंदी को अपने पास इमेजिनेशन करने लगता है। शक्ति अपनी माँ को आनंदी के बारे में बताने पर इसकी माँ भी आनंदी को इमेजिनेशन करती रहती है कि हाँ सच में आनंदी शक्ति के साथ ही है। अब 6 महीने गुजरने के बाद शक्ति और आनंदी शादी करने का डिसाइड करते हैं। इसकी तैयारियां भी होने लगते हैं। शक्ति प्रभाकरन को भी शादी पर बुलाता है, उसी तरह इस शादी पर कायल को भी बुलाता है। प्रभाकरन शक्ति से कहने लगता है, अरे शक्ति ये क्या पागलपन है, एक भूत प्रेत से तुम शादी कैसे कर सकते हो, मैं मानता हूँ कि तुम आनंदी से प्यार करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि बिना नजर आए इंसान से तुम शादी कर लोगे, एक फिजिकल रिलेशनशिप भी होता है। लेकिन शक्ति प्रभाकरन को समझाने लगता है कि सर हम दोनों ने बहुत ही सोच समझकर ये डिसीजन लिया। प्रभाकरन शक्ति की माँ से बात करते हुए यही बात कहने लगता है। शक्ति की माँ कहने लगती है, अरे भैया पहले ही एक लड़की इसकी जिंदगी से जाने पर वो आत्महत्या करने वाला था, अब दोबारा इस लड़की से अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, सो उसकी पसंद है, करने दीजिए जो करना है, उसकी खुशी में मेरी खुशी है बस। प्रभाकर यही सोचने लगता है कि किन पागलों के बीच फंस गया मैं। बाद में शक्ति मंगलसूत्र प्रभाकर के हाथ में देने लगता है, हालांकि वहाँ पर मंगलसूत्र होता ही नहीं, इस तरह से एक्टिंग करने के लिए कहता है। तो प्रभाकरन उसी तरह से मंगलसूत्र शक्ति को देने पर शक्ति आनंदी के
गले में बांधने लगता है। ये सारी चीजें देखने के बाद प्रभाकरण के होश ही उड़ जाते हैं। सोचने लगता है कि अगर मैं ज्यादा देर यहाँ पर रुकूंगा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। इस तरह से फटाफट से खाना खाकर वहाँ से निकल लेता है। खैर ये सब कुछ होने के बाद शक्ति की माँ दूध बनाते हुए यही सोचने लगती है कि शादी तो हो गई, अब शक्ति की सुहागरात कैसे होगी। तभी कायल शक्ति की माँ के पास आकर कहने लगती है कि उस दूध की गिलास को मुझे दीजिए आंटी, मैं ही आनंदी हूँ। इस तरह से दूध का गिलास शक्ति के पास ले जाने लगती है। शक्ति की माँ तो शॉक में रह जाती है। अरे ये क्या हो रहा है, शादी आत्मा से और सुहागरात उसकी फ्रेंड से, छी छी क्या दिन देखना पड़ रहा है मुझे। जब शक्ति कायल को देखता है तो कायल के अंदर इसको आनंदी नजर आती है। दोनों शर्माते हुए चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं तो शक्ति को दोबारा कायल ही नजर आती है। फटाक से इसको दूर धक्का दे देता है। एक्चुअली कायल के शरीर में आनंदी की आत्मा होती है। पूछने लगती है अरे शक्ति क्या हुआ। शक्ति कहने लगता है कि आनंदी मैं ये नहीं कर सकता, हालांकि तुम कायल के शरीर में हो, लेकिन कल को कायल की शादी हो जाएगी, उसकी जिंदगी मैं बर्बाद नहीं कर सकता। आनंदी कहने लगती है अरे शक्ति ये बात कायल को भी पसंद है, लेकिन फिर भी शक्ति नहीं मानता, बगल वाले कमरे में जाकर सो जाता है। शक्ति का ये बिहेवियर देखकर आनंदी बहुत खुश होने लगती है कि शक्ति मेरे फ्रेंड के साथ भी कांडमार नहीं करना चाहता। खैर सुबह होने के बाद कायल जब अपनी नींद से जागती है तो इस कमरे में देखकर इसके तो होश उड़ जाते हैं कि यहाँ पर मैं कैसे आई। शक्ति के पास आकर पूछने लगती है कि कल रात क्या हुआ था। शक्ति कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि आनंदी के पास ये प्लान था, थैंक गॉड कल रात हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। कायल कहने लगती है क्या हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। अरे शक्ति आनंदी की तो विषय कि तुम मेरे साथ खुश रहो, तो मैं आनंदी के लिए इतना तो कर सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझसे भी शादी कर सकते हो। जिस तरह से आनंदी मैसेंजर का इस्तेमाल करके तुमसे चैट कर रही है, उसी तरह से आनंदी मेरे शरीर का इस्तेमाल करेगी। लेकिन शक्ति इसके लिए नहीं मानता। उसके बाद कायल वापस अपने गाँव चली जाती है और जाते आते ये भी कहने लगती है कि अगर तुमको कभी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। उसी रात शक्ति दोबारा आनंदी से चाट-वाट करने लगता है और इस बार इन दोनों के बीच थोड़ी रोमांटिक सी चैटिंग होने लगती है। सुबह होने के बाद शक्ति बहुत ही खुश होकर आनंदी से कहने लगता है कि मैं काफी दिनों के बाद ऑफिस जा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आज। आनंदी कहने लगती है अरे अगर तुम ऑफिस चले जाओगे तो मैं किससे बात करूंगी, मैं तो बोर होती जाऊंगी। तो शक्ति अपने माँ के फोन में भी मैसेंजर इंस्टॉल करके देता है आनंदी और अपनी माँ से कहने लगता है कि तुम दोनों चैटिंग करते रहो। शक्ति की माँ भी बहुत खुश होने लगती है कि अब मैं भी बोर नहीं फील होंगी। शक्ति अपने ऑफिस जाने के बाद इसके सारे कोलीग्स शक्ति को देखकर शॉक में रह जाते हैं। शक्ति कहने लगता है कि एक्चुअली मेरी शादी हुई, सॉरी मैं किसी को नहीं बुला पाया, अगर बुलाया भी होता तो सारे लोग पागल भी हो जाते। बाद में शक्ति अपने एक बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है। शक्ति ने जो कुछ भी किया अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म तक नहीं किया, इसीलिए इसका फ्रेंड इससे थोड़ा नाराज होता है। इसे देखकर यही कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि तुम मर चुके हो। जब लंच ब्रेक होता है तो शक्ति उसी कैंटीन में उस दीप्ति को देखता है। दीप्ति भी इसको देखकर इसके पास आती है। दीप्ति को देखकर शक्ति पुरानी यादें याद करने लगता है। दीप्ति शक्ति के हल्के से टांग खींचने लगती है। मैंने सोचा था कि तुम देवदास बन जाओगे, लेकिन तुमने तो शादी भी कर ली, वाह। इसी बातों में आनंदी शक्ति को मैसेज करने लगती है कि जब से तुम ऑफिस गए हो मुझे एक भी मैसेज नहीं किया। शक्ति कहने लगता है कि बस काम में थोड़ा बिजी था। शक्ति वापस घर आने के बाद आनंदी इसे बात ही नहीं करती, नाराज रहती है, लेकिन बाद में आनंदी को मनवा लेता है कि अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। दूसरे दिन शक्ति दोबारा अपने ऑफिस पर आता है तो दीप्ति शक्ति के पास आकर कहने लगती है अरे शक्ति मैं तो तुम्हारी जिंदगी में नहीं हूँ, चलो अपनी वाइफ से तो मिलाओ। शक्ति कहने लगता है कि वो किसी से नहीं मिलती, बस चैट करती है, क्योंकि मेरी वाइफ एक आत्मा है। यह सुनने के बाद दीप्ति इसका मजाक उड़ाने लगती है। सारे मर्दों के लिए उनकी बीवियां चुड़ैल ही नजर आती है, लेकिन फिर भी दीप्ति जिद करने पर शक्ति दीप्ति को अपने घर पर लाता है डिनर के लिए। पहले तो अपनी माँ से मिलवाने लगता है। दीप्ति पूछने लगती है कि कहाँ है तुम्हारी वाइफ, भूत जैसी वाइफ। तो शक्ति अपना फोन लेकर मैसेज करने लगता है। आनंदी कहने लगती है कि वो तो तुम्हारे बगल में ही है। दीप्ति से इंट्रोडक्शन करवाने लगती है। ये सारा चक्कर देखकर दीप्ति को चक्कर आने लगते हैं। डिनर करते वक्त भी शक्ति और उसकी माँ आनंदी के लिए एक प्लेट लगा देते हैं। आनंदी भी मैसेंजर के जरिए से दीप्ति से बातचीत करती रहती है। ये सारी चीजें देखकर दोबारा इसको चक्कर आने लगते हैं। बाद में ये एक पल भी यहाँ पर ना रहते हुए यहाँ से जाने लगती है। शक्ति इसको ड्रॉप करने लगता है। दीप्ति पूछने लगती है अरे शक्ति ये कैसे पॉसिबल है, तुम एक भूत के साथ कैसे शादी कर सकते हो। शक्ति कहने लगता है कि उसे भूत मत कहो, वो आनंदी है, मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ, वो तुम्हारी जैसी नहीं है। खैर दूसरे दिन जब शक्ति की माँ घर साफ कर रही होती है तो इसका पैर फिसलकर ये नीचे गिर जाती है,
सर को जबरदस्त चोट लगने की वजह से वो बेहोश भी हो जाती है। अब आनंदी तो वहीं पर होती है, फटाफट से शक्ति को मैसेज करने लगती है कि शक्ति फटाफट से तुम घर वापस आओ, आंटी जी नीचे गिर चुकी है। ये मैसेज देखने के बाद शक्ति फटाफट से अपने घर भागने लगता है। शक्ति को देखकर दीप्ति भी इसके साथ जाने लगती है हेल्प के लिए। ये दोनों फटाफट से शक्ति की माँ के पास जाकर शक्ति की माँ को हॉस्पिटल ले जाते हैं। ट्रीटमेंट वगैरह करने के बाद इसकी माँ ठीक ठाक हो जाती है। तभी आनंदी शक्ति को मैसेज करने लगती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, अगर मेरी प्लेस पर कोई दूसरी लड़की होती तो आंटी की मदद की होती। शक्ति कहने लगता है, अरे ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुमने ही तो मुझे मैसेज किया। अब उसी वक्त वो प्रभाकरण भी शक्ति को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि शक्ति, इस उम्र में तुम्हारी माँ को किसी साथी की जरूरत है, आज से जिंदगी भर काम नहीं चलेगा। लेकिन शक्ति प्रभाकरण को समझाने लगता है कि सर माँ के बारे में बताने वाली खुद आनंदी ही है। खैर अब इस घटना के बाद आनंदी शक्ति को मैसेज करना ही बंद कर देती है। काफी सारी बार शक्ति आनंदी से बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन आनंदी इसको रिप्लाई ही नहीं देती। शक्ति की माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ये भी आनंदी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन शक्ति की माँ से भी बात नहीं करती, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत फील होने लगते हैं। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि आनंदी बनने के बाद आनंदी के ऑर्गन्स डोनेट हो चुके होते हैं। सो शक्ति एक डॉक्टर से मुलाकात करके आनंदी के एक्स से बच्चा जन्म देने की बात करता है, मतलब आईवीएफ ट्रीटमेंट के जरिए से या तो फिर सरोगेसी के जरिए से। तो वो डॉक्टर इसके लिए ओके कहने के बाद फाइनली सरोगेसी की मदद से एक बच्चा जन्म होता है। इस तरह से फाइनली बच्ची के रूप में आनंदी शक्ति के पास ही रहती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।